हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट लर्न देन टीच। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिस्क क्या क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के 12 रिस्क होते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि रिस्क क्या होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं और प्लान करते हैं, और जिसके ज़रिए हम पूरा सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। तो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है हमारी। तो इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास, जब हम इसके बीच के अंदर सॉफ्टवेयर बन रहा है, अगर सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है या फिर शुरुआत है सॉफ्टवेयर की, उसके बीच के अंदर हमें कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं रिगार्डिंग कोडिंग के हिसाब से, किसी भी चीज़ के हिसाब से, या फिर किसी भी हिसाब से हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसको हम रिस्क कहते हैं। ठीक है, आर द इफ़ेक्ट, मतलब ये हमारे पास रिस्क फैक्टर कहते हैं। अब एक डेवलपर की निशानी है कि वो इन रिस्क से कैसे बचे। ठीक है, ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से हमारे पास इफ़ेक्ट करते हैं रिस्क। वो हम आज आगे पढ़ेंगे कि 12 रिस्क कौन कौन से होते हैं, कि किन किन रिस्क पर हमें काम करना है। तो एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाने के लिए, एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट करने के लिए एक डेवलपर के पास इतना काबिलियत होनी चाहिए कि वो इन रिस्क से लड़ सके। ठीक है, तो अब हम डिस्क्राइब करेंगे 12 रिस्क क्या होते हैं। तो ये रहे हमारे 12 रिस्क। पहला रिस्क हमारा है कि कोड इश्यूज़। ठीक है, सेकंड हमारा है एग्रेसिव डेडलाइंस। ठीक है, थर्ड है अनमीट एक्सपेक्टेशंस, फोर्थ है लो प्रोडक्टिविटी, फिफ्थ है बजट इश्यूज़, सिक्स्थ है पुअर रिस्क मैनेजमेंट, सेवन्थ है इनएडिक्वेट प्रोजेक्ट्स, एट है स्कोप क्रीप। ठीक है, नाइन्थ है स्टेक होल्डर इश्यूज़, ये सबसे ज़्यादा रेयर इशू है। हाउ और टेंथ है हाउ यूज़र रिस्पॉन्ड्स, यूज़र किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, 11th है हमारे पास प्रोजेक्ट टीम मेंबर लीविंग, कोई मेंबर अगर लीव कर रहा है तो उसका क्या रिस्क होगा, उसकी क्या हल होंगे हमारे पास। 12 है इंटरनल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क सॉरी। तो वी विल डिफ़ाइन दैम ऑन वन बाय वन, हम इनको एक एक करके डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पहला हमारा रिस्क आ जाता है कि कोड इश्यूज़ क्या होते हैं। कोड इश्यूज़ क्या होते हैं कि हम सबसे पहला हमारा यही प्रॉब्लम आता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का हमने कोड राइट किया, तो हमने उसको एक मैनरफुल वे में नहीं लिखा, तो उसकी क्वालिटी लो रहेगी, उस कोड के अंदर रश रहेगा। हमने कुछ प्रॉपर तरीके से मतलब गिच पिच करके लिख दिया, तो हमारे यूज़र को उसको रीड आउट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और उसके अंदर अगर एरर्स आ गए, बग्स आ गए, या फिर लॉजिकल एरर्स आ गए, या फिर रन टाइम एरर आ गए, तो उसमें अलग मसले होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से निकलने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, वो फॉलो करेंगे तो इन चीज़ों से हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, टेस्टिंग कोड फ्रीक्वेंटली। ठीक है, पहला स्टेप ये है कि कोड को टेस्ट करना पड़ेगा। सॉल्विंग एरर्स ऑन एवरी स्टेप, मतलब हर चीज़ को देख देख कर चलना पड़ेगा, कि एवरी स्टेप देखना पड़ेगा। अगर हमने एक तरह से 1000 लाइन्स का कोड लिख दिया, उसको रन करते ना रहे और अचानक से कोई एरर्स आ गए, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड ये है कि क्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ कोड, मतलब कोड का एक पूरा पैटर्न तैयार करें स्टैंडर्ड डेवलपर की तरह। ठीक है, फोर्थ है यूजिंग कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए हमारे पास। अब सेकंड हमारे पास रिस्क क्या आ जाता है, ये मेन रिस्क है हमारे पास कि एग्रेसिव डेडलाइंस। मतलब एक अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर को एक डेडलाइन दे दी गई है प्रोजेक्ट की, के एक क्लाइंट ने, एक हमारे यूज़र ने कह दिया है कि मुझे इस टाइम पे मुझे प्रोजेक्ट रेडी चाहिए, और अगर उस टाइम तक हमने प्रोजेक्ट रेडी नहीं किया और हम उस टाइम को रीच नहीं कर पाए, एग्जैक्ट टाइम को रीच नहीं कर पाए, तो हमारा जो क्लाइंट होगा वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो ये भी हमारे पास एक रिस्क है। तो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे कि हमारे पास एक पूरा प्लान होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक पूरा प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह लेकर चलना है आगे, और कितना टाइम अपने यूज़र को, अपने क्लाइंट को देना है, और उसकी डेडलाइन सेट करनी है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी रिटन है, आप चाहे इसको रीड आउट करें कि ठीक है। सेकेंड, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पर। अब हमारे पास थर्ड क्या आ जाता है, अनमीट एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं हमारी। अनदर रिस्क है हमारा, ये हमारा एक नेक्स्ट लेवल रिस्क कह सकते हैं हम इसको, कि अगर हमें कोई गलत राय मिली है, इनएक्यूरेट एस्टिमेशन, गलत राय मिली है कि डेवलपर को, कि इस टाइम पे आपको डेडलाइन सेट है आपकी, या फिर कॉस्ट के हिसाब से गलत आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, या फिर राय दी गई है। कुछ 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 केसेस के अंदर ये हो जाता है कि अनमीट एक्सपेक्टेशंस मिल जाती है हमें, कि इस टाइम पर करना है जबकि वो टाइम नहीं होता, इस कॉस्ट पे करना है तब कि वो कॉस्ट नहीं होती। तो इस चीज़ को भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये है कि मैं पढ़ देता हूँ कि लाइक्लीहुड टू योर एस्टिमेशन दिस कैन हेल्प योर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, हमें
इस रिस्क को क्लेरिफाई करना होता है लाइक्लीहुड के ज़रिए, मतलब एस्टिमेट करना होता है, राय लेनी होती है स्टेक होल्डर्स की, ताकि हम इस अनमीट एक्सपेक्टेशंस को से रिलीव कर सकें। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्थ हमारा रिस्क आ जाता है कि लो प्रोडक्टिविटी इश्यूज़ बहुत आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। ये बहुत बड़ा रिस्क है कि हमें क्या कहते हैं, एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना पड़ता है इसके अंदर। अगर हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा, उसके ऊपर बर्नआउट्स आएंगे और वो बहुत सारे प्रोडक्टिविटी को देखेगा, मतलब वो बोलेगा यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इस सॉफ्टवेयर से लीव आउट कर सकता है। तो हमें इस चीज़ के लिए मतलब अपनी टीम एक अच्छी प्रिपेयर करनी पड़ती है कि हमारे पास लो प्रोडक्टिविटी ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक वेल मैनर्ड टीम तैयार करेंगे, ताकि हम अपने लो स्ट्रेस, ताकि हमारे पास कोई सुस्त काम वाले ना हो और हम बर्नआउट्स को अवॉइड कर सकें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि एक लीडर होना चाहिए जो कि हमारे पास हमारी पूरी टीम को मैनेज करे और हमें मोटिवेट करे और कम्युनिकेट करे एक यूज़र से अच्छे से। अब नेक्स्ट हमारा रिस्क है कि बजट इश्यूज़। अब बजट इश्यूज़ क्या होता है हमारे पास? बजट इश्यूज़ ये होता है कि हमने एक सॉफ्टवेयर रेडी करा एक बजट के हिसाब से, उसकी बाउंड्रीज़ के हिसाब से, उसके स्कोप के हिसाब से, ठीक है। अब हमने ये इम्पॉर्टेंट है कि हमने उसको मैनेज करना है। किस तरह मैनेज करना है ताकि वो बजट ओवर बजट ना हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि चेंजेस जहाँ जहाँ होती जा रही हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमें ये भी देखते जाना है कि हमारा बजट कहाँ चेंज हो सकता है इसके अंदर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ अपने बजट को भी लेकर चलना पड़ता है। तो इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी हुई है, तो आप उसको राइट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि पुअर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है हमारे पास? पुअर रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में एक रिस्क है जो कि हमारे पास एसेंशियल होता है, मतलब एक अच्छा साबित होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसके ज़रिए हम इफ़ेक्टिवली रिस्क फाइंड आउट कर सकते हैं जो और रिस्पॉन्स ले सकते हैं कि और इनको इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं कि हम रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से रिस्क आ रहे हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटिंग लाइक्लीहुड रिस्क, ठीक है, क्रिएट रिस्क रिसॉल्विंग प्लान्स, मतलब जो रिस्क आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए प्लान्स बना सकते हैं। क्लियरफुली मॉनिटराइजिंग रिस्क, मतलब बिल्कुल ध्यान से उन रिस्क को मॉनिटराइज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है इनएडिक्वेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। रिस्क, ये भी एक रिस्क है कि इनएडिक्वेट क्या होता है हमारे पास, कि एक अच्छा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एक अच्छा मैनेज करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने गोल्स देखने होते हैं, हमें एक्सपेक्टेशंस देखनी होती हैं, टाइम मैनेजमेंट देखना होता है, सबसे ज़्यादा डेडलाइंस देखनी पड़ती हैं कि किस डेडलाइन पे दे रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं और गोल्स क्या हैं इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, और सबसे ज़्यादा हमें क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं कि हम क्या क्या इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। हायरिंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि पूरे अंडर में हमें देखे, हमें सारी वर्किंग देखे, हम उसको मैनेज करेंगे, ठीक है, मैनेजर वो मैनेज करेगा। सेकंड, डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट प्लान, एक प्रोजेक्ट का पहले टीम के साथ प्लान बनेगा, ठीक है। यूटिलाइजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स, मतलब यूटिलाइज़ करेंगे फिर प्रोजेक्ट के प्लान्स को। फिर उसके बाद क्रिएटिंग कम्युनिकेशंस, मतलब कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे अपने क्लाइंट्स के साथ ताकि हमारे क्लाइंट्स एज फार एज सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है हमारे पास? स्कोप क्रीपिंग क्या होती है कि चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ द सॉफ्टवेयर में ऑल्सो कॉज द डेवलपिंग द स्कोप, मतलब ये कह रहा है कि अगर हम सॉफ्टवेयर की जो स्कोप है, जो बाउंड्रीज़ हैं सॉफ्टवेयर की, उसको चेंज करेंगे तो हमें पता है कि अगर हम स्कोप चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ हमें कॉस्ट में भी इफेक्ट पड़ेगा, मतलब हम कॉस्ट भी बढ़ेगी उसके साथ। तो इनिशियली हम ये कहना चाहते हैं कि हम अगर, ये भी एक रिस्क है कि अगर हमारे पास स्कोप चेंज होगा, स्कोप में चेंजेस आएंगी तो हमारे पास कॉस्ट में भी चेंजेस आएंगी, तो उसके हिसाब से हमारे पास डेडलाइन में भी चेंजेस आएंगी, ठीक है। और उसके हिसाब से हम क्रीपिंग करेंगे, ठीक है, मॉनिटराइज करेंगे, पूरा सेपरेट प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके लिए मैनेज करेंगे ताकि हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ रिटन है, तो राइट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स इश्यूज़ के ऊपर कि ये भी एक अनदर लेवल का हमारे पास इशू है कि स्टेक होल्डर्स नहीं होंगे तो हमारे पास सॉफ्टवेयर कैसा बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेक होल्डर्स को हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, हमें अपने स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करना पड़ता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंसड होते हैं और वो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं हमारे एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने में। और
इसको मज़ीद इम्प्रूव हम किस तरह करेंगे, मेरे पास की पॉइंट्स हैं कि हमें कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स, हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी अच्छी, क्रिएटिंग सॉलिड प्रोजेक्ट प्लान्स, मतलब प्रोजेक्ट प्लान्स अच्छे बनाने पड़ेंगे, सेटिंग प्रोजेक्ट गोल्स, मतलब जो हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उसका कोई गोल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेक होल्डर्स के थोड़े इश्यूज़ थे, ठीक है। अब मेन चीज़ हमारे पास क्या है कि हमारे पास यूज़र किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, कि अगर यूज़र हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर हमारे अपने डेवलपमेंट के बारे में रिस्पॉन्ड कर रहा है तो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ये निशानी होती है कि वो उसको ध्यान से सुनेगा पहले, ठीक है, और फिर वो चेक करेगा कि इस सॉफ्टवेयर को कितने यूज़र्स ने परचेज़ किया है, और फिर उसके बाद वो ये चेक करेगा कि फिर वो ये देखेगा कि उसको यूज़र किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो उस हिसाब से वो अपने स्टेप्स मैंने कुछ दिए हैं नीचे, वो मैं बता देता हूँ। फिर उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा, फिर अपने जो सर्वे है यूज़र्स को, सर्वे हमें पता है क्या होते हैं, सर्वे हम सेंड करेंगे यूज़र्स को, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन लेंगे उनकी, ताकि हम मज़ीद उस सॉफ्टवेयर पे काम कर सकें, ठीक है। हमारे पास हमारा 11th रिस्क ये है कि प्रोजेक्ट टीम मेंबर लीविंग, मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट मेंबर, कोई एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मेंबर लीव कर रहा है तो हमें किस तरह इफ़ेक्ट करेगा, ये हमारे डेवलपिंग पे बहुत ख़तरनाक तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। वैसे कि एम्प्लॉय का टर्नओवर हो गया, वो कह रहा है कि भाई मैं टीम छोड़ रहा हूँ, तो उस हिसाब से हम फिर क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर किसी सॉफ्टवेयर मेंबर ने हमें, अपने डेवलपमेंट टीम मेंबर ने, सीनियर टीम मेंबर ने हमारी टीम लेफ़्ट कर दी, तो इसके बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हमें स्किलफुल और एक्सपर्ट प्रोजेक्ट मेंबर मिले। तो उसके लिए हम रिसॉल्विंग क्या हो गया हमारे लिए कि पहला रिसॉल्विंग ये होगा कि हम प्रोजेक्ट की डिटेल्स चेक करेंगे कि प्रोजेक्ट में कितना काम हो चुका है, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे उसके। सेकंड थिंग हम एक नए अगर हम एक नया हमारे पास डेवलपर लाएंगे तो उसके लिए हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे पहले, ठीक है। तो उसको ट्रेनिंग के लिए हम चेक करेंगे कि भाई ये कैसा प्रोग्रामर है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद लास्ट ये है कि जिसने हमारी टीम लीव करी है उससे हम प्लान्स लेंगे उसके, कि आपने क्या क्या चीज़ें पहले प्लान करी थी, फिर उसके हिसाब से हम आगे वर्किंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 11 था। अब हमारे पास लास्ट एक्सटर्नल रिस्क, हमारा 12th रिस्क ये है कि ये एक्सटर्नल रिस्क क्या होते हैं कि ये जो है ना हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर के पहुंच से बाहर होते हैं, मतलब ये उसके उसमें नहीं होते, उसके माइंडसेट में नहीं होते, बट ये है कि ये इम्पेक्ट करते हैं कि एक सक्सेसफुल और फेलियर डेवलपमेंट के अंदर ये इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसकी रिसॉल्विंग ये है कि मार्केट कंपटीशन बहुत हो जाता है, तो हमारे पास एक्सटर्नल रिस्क आ जाते हैं। तो उसने सॉफ्टवेयर तो बना दिया लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब एक्सटर्नल रिस्क आ रहे हैं हमारे पास। उसने मार्केट कंपटीशन बढ़ गया, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर के रेट ज़्यादा थे या फिर हमारे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ज़्यादा थी, अनदर सॉफ्टवेयर हमारे जैसा कोई सॉफ्टवेयर था उन्होंने कॉस्ट कम रखी थी, तो मार्केट कंपटीशन बढ़ा। अब सेकंड थिंग ये चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, मतलब अगर किसी ने हाई टेक्नोलॉजी लगाई, हमारी थोड़ी लो टेक्नोलॉजी थी, तो उस चेंजेस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़े इश्यूज़ आए। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास पॉलिटिक्स फैक्टर्स। अब ये दो फैक्टर्स तो हमें पता है कि पॉलिटिकल के हिसाब से होंगे फैक्टर्स और इकोनॉमी के हिसाब से होंगे। उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर्स, मतलब कि अगर कोई अर्थक्वेक आ गया या फिर हमारे पास या लाइट का कोई इशू आ गया या फिर और कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसके ज़रिए हमारे सॉफ्टवेयर पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाते हैं। तो ये 6 हमारे थे एक्सटर्नल रिस्क के 6 प्रॉब्लम्स थे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।